हेलो दोस्तों, मैं संदीप जांगीड़ आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम यहाँ से आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो तो अपलोड कर चुके हैं साथ साथ में, और हम यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी हम बात कर रहे थे, जहाँ से एक कुछ मैंने पहले यहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन की तो बात कर चुका था। हमारा एक टॉपिक चल रहा था, यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको पहले हम जो पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। देखो, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने यहाँ से बात की थी डाल्टन की, ठीक है, और डाल्टन ने क्या बोला था, परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। और डाल्टन ने क्या बोला था कि जो सबसे छोटा अविभाजित कण अनडिवाइडेबल जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। फिर मैंने एक बात बोली थी कि ये क्या काम करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करता है, भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, वहाँ पे यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। फिर देखो, हमने बात की थी कि परमाणु को भी हम डिवाइड कर सकते हैं आगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज की बात की थी, मैंने बात की थी वहाँ पे गोल्डस्टीन की बात की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात की थी। आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखा, यहाँ पे आपको साइन कौन सा यूज़ करना है, नेगेटिव यूज़ करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, ऋणावेश वाला होता है। फिर देखो, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम का मतलब आवेश की ये यूनिट है। और याद रखना, यदि बात पूछी जाए कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, उदासीन होंगे। क्या होंगे, उदासीन होंगे। और उदासीन की ही वजह से ही यहाँ पे न्यूट्रॉन की क्या होती है, खोज लेट हुई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो, इलेक्ट्रॉन के मास की बात की थी, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन की बात की थी 1.673 × 10⁻27 kg, ठीक है। यदि न्यूट्रॉन की बात की थी 1.675 × 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, बराबर है, इक्वल है, लेकिन इसको हल्का सा क्या है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा भारी तो है एज कंपेयर किसके, प्रोटॉन के, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास मतलब जो द्रव्यमान है, याद रखना वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। कितना है, 1/1837 गुना, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। किससे, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ तक बात होगी। फिर मैंने कुछ स्पीसीज़ की बात की थी, जहाँ से समस्थानिक की बात की थी। समस्थानिक के अंदर जहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, सेम होगा, लेकिन जो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, अलग होती है, उसको हम समस्थानिक कहेंगे। दूसरों, समबारिक हमने बात की थी। समबारिक के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने सम न्यूट्रॉनिक की बात की थी, जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हो, तो मैंने एक यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे, जो एक की वैल्यू है उसके अंदर से माइनस कर दो जेड की वैल्यू, वो क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। और याद रखा, ये मैंने बात की थी, जेड का मान होता है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फिर सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने बात की थी परमाणु मॉडल की। किसकी बात की थी, परमाणु मॉडल की। और परमाणु मॉडल के अंदर हमने पहला पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा था,
रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल को हम एक और नाम बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दूसरा इसी को नाम बोला जाता है स्वर्णपत्र प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने जो परमाणु लिया था उसके ऊपर क्या किया, अल्फा कण डाले, ठीक है। और यहाँ पे सोने की पतली पन्नी ली थी। कुछ अल्फा कण, जो अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, ऐसे सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। कुछ अल्फा कण ऐसे जाके अपने जो अपने पथ से क्या होते हैं, विचलित होते हैं। और बहुत ही रेयर अल्फा कण सीधे जाते हैं, सेंटर से टकराते हैं, टकराने के बाद में वापस अपने पथ पे लौट आते हैं। इसके आधार पे इसने खोज किसकी की थी, नाभिक की थी। किसकी, नाभिक की, न्यूक्लियस की खोज की है। और नाभिक के अंदर होता क्या है, तो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोला था, न्यूक्लियॉन्स की बात की थी। किसकी, न्यूक्लियॉन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक की खोज किसने की है, तो वो की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। कौन से एक्सपेरिमेंट से, अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पे या फिर स्वर्णपत्र के प्रयोग के आधार पे की थी। फिर देखो, मैंने बात की थी कि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर का, ठीक है। परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर का। इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो याद रखना, परमाणु का आकार बड़ा होता है कंपैरिजन किसके, नाभिक के आकार का कितना गुना, 10⁵ गुना, ठीक है। किससे, नाभिक के आकार से। यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके, ठीक है। उसके बाद देखो, इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी ये थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। उसके बाद भी हमने जो सेकंड मॉडल बात की थी वो कौन सा था, बोर मॉडल था, जो एग्जाम की दृष्टि क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बोर मॉडल के अंदर मैंने स्टेटमेंट बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा और जिस पथ पे गति करता है उसको हमने नाम बोला था कोस। क्या बोलते हैं, कोस कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो अब यह था, कोस, ठीक है। तो कोस कहाँ पे है, कि वह वर्ताकार पथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इसने बोला कि वही वर्ताकार कोस संभव होंगे जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होगा। ये दूसरा स्टेटमेंट था यहाँ पे, ठीक है। n का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4 π यहाँ तक हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद भी जो थर्ड स्टेटमेंट था, इसने क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन यदि लो लेवल पे यहाँ पे, ठीक है, लो लेवल स्टेट मतलब इसकी जो कौन सी है, एक मेन स्टेट आप बोल सकते हो। और यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हाई लेवल में जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को गेन करेगा, मतलब ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था की तरफ आता है तो वहाँ पे ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यहाँ तक अपने बात की थी। फिर देखो, यहाँ पे मैंने एक बात की, इसकी कमी क्या थी, तो मैंने कमी बोला है कि ये केवल ऐसी स्पीसीज के ऊपर लागू होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं एक है, इसके अलावा ये लागू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखो, बोर के एक्सपेरिमेंट के आधार पर मैंने बात की थी ऊर्जा की। और ऊर्जा कैसे निकालते, तो E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू Z²/n²। एक तो ये फॉर्मूला था यहाँ पे। दूसरा हमने वेग की बात की थी, तो वेग के तहत 2.18 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड इंटू Z/n की बात की थी। थर्ड जो अपने पास में था वो था क्या, त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू n²/z। यहाँ तक हम यहाँ पे पिछले वीडियो के अंदर क्या कर सके, डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब देखो, इन तीनों फॉर्मूले पे आपको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद में आप मतलब जो भी क्वेश्चन है आप उसके तरह आप कर सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ से, जैसे यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, ठीक है, कि हाइड्रोजन के सेकंड बोर कक्षा की त्रिज्या का मान क्या होगा, सेकंड बोर कक्षा की त्रिज्या का मान क्या होगा, ये जैसे क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको करोगे कैसे कि R = कितना है, 0.529
एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेड का मान कितना है, आपको एटम कौन सा दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो ये तो आ गई जेड की वैल्यू। एन की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 2 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना आपको रखना है, तो 0.529 इंटू एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर बट्टे जेड की वैल्यू 1, तो इसको यहाँ से 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वहाँ पे क्या जाता है आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप से, ठीक है, यदि एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे कि हाइड्रोजन तथा हीलियम के लिए सेकंड व फोर्थ बोर कक्षा की ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके पास में सेकंड, ठीक है। तो आपको एनर्जी क्या है आपके पास में, E इजिकल टू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। अब देखो जब भी यदि आपको यहाँ पे अनुपात पूछा जाए, इसका मतलब इसको 2 भागों में 2 में ले लेंगे, एक इक्वेशन ये कर दो और एक इक्वेशन जैसे यहाँ पे लिख दो, E2 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। तो इन दोनों का हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे अनुपात बना लूँगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है ये एक दूसरे से यहाँ पे क्या होगी, कट आउट होगी, यहाँ पे मतलब कट किया मैंने। फिर यहाँ पे देखो अपने पास में क्या बचा, E1 बट्टे E2 इजिकल टू Z1 बट्टे Z2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये Z1 है, ये यहाँ पे N1 है, ये Z2 है, यहाँ पे क्या हो गया N2 गया। फिर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे Z1 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1 एटॉमिक नंबर। उसके बाद Z2 यहाँ पे कौन है, हीलियम, और हीलियम के लिए कितना है एटॉमिक नंबर 2, इसका 1/2 का स्क्वायर इंटू N2 यहाँ पे कितना अपने पास में, देखो N2 यहाँ पे दे रखा है 4th, क्या है 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। N1 यहाँ पे कितना है, सेकंड बोर कक्षा के लिए 2 रखा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या गया 1/4 इंटू 16/4। अब ये यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, ये फिर बचा 4, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो रेशियो कितना आता है, 1:1 आता है यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, उसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, आंसर कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो हमने रदरफोर्ड की बात की थी, दूसरा बोर मॉडल की बात की थी, एक थर्ड जो मॉडल आता है वो आता है सोमरफेल्ड मॉडल। कौन सा है, सोमरफेल्ड मॉडल है। और सोमरफेल्ड मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर कौन से पथ पे गति करेगा, दीर्घवर्ताकार पथ पे। कौन से पे, दीर्घवर्ताकार पथ पे गति करता है। और ये मॉडल कौन सा कहलाता है, सोमरफेल्ड कहलाएगा। कौन सा मॉडल है ये, सोमरफेल्ड है। तो ये यहाँ पे नाभिक कर दिया मैंने, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ऐसे, ये इस पथ को बोलते हैं हम दीर्घवर्ताकार, ऐसे अंडे की टाइप की शेप है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर वाला है, ये रेडियस इसके क्या है, कम है, और इधर के आप देखोगे तो यहाँ पे ये रेडियस क्या है, ज़्यादा है। इस पथ को हम क्या बोलते हैं, दीर्घवर्ताकार पथ कहते हैं, और यही क्या कहलाता है, सोमरफेल्ड मॉडल कहलाएगा। तो सोमरफेल्ड बोलता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन से पथ पे, दीर्घवर्ताकार पथ पे गति करता है, उस मॉडल को हम क्या कहेंगे, सोमरफेल्ड बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ये पास में है, ये रेडियस कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा। यहाँ पे रेडियस ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये मॉडल की बात होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ से बात करेंगे तरंग यांत्रिकी मॉडल, ठीक है। और ये जेट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। न्यूमेरिकल के साथ साथ जो इक्वेशन आती है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे किसके अंदर, एग्जाम के अंदर पूछ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, तरंग यांत्रिकी मॉडल की, मॉडल, ठीक है। वेव मैकेनिक्स मॉडल, वेव मैकेनिक्स मॉडल, इसकी बात करें।
और वेव मैकेनिक्स मॉडल के अंदर मैं पहले जो बात करूँगा वो है डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। देखो डी ब्रोगली क्या बोलता है, ये पहले तो बात याद रखा, ये लागू किस पे होती है, ये जो सूक्ष्म कण है, ठीक है, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनके ऊपर क्या होगा, ये लागू होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखा, डी ब्रोगली बोलता है कि यहाँ पे क्या होते हैं कि द्वैत प्रकृति होती है, क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब ड्यूअल नेचर, क्या है, ड्यूअल नेचर होती है। अब देखो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, द्वैत का मतलब हो गया दो, क्या है, दो, तो यहाँ पे दो नेचर है, ठीक है। दो नेचर के अंदर यहाँ पे कण प्रकृति भी होती है और कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होती है, और जब ये दोनों प्रकृति एक साथ होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर कहेंगे, ठीक है। और इसी ड्यूअल नेचर ये कौन कौन शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये ड्यूअल नेचर को शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या चीज़, ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे एच है, ये कहलाता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो गया। पी है, ये पी कहलाता है संवेग, क्या कहलाएगा, संवेग कहलाता है। और जो लैम्बडा है, इस लैम्बडा को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब एक खास बात और याद रखना कि जो संवेग है, ये संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो मैं लिख दूँ p इज इक्वल टू, द्रव्यमान को लिखा जाता है m, वेग को मैं लिख दूँ यहाँ पे v, तो हमारे पास में क्या आ गया, p इज इक्वल टू आ गया आपके पास इक्वल टू किसके आ गया, m इंटू वी के। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, पुट कर दूँ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू अपने पास में क्या गया, h अपॉन m इंटू वी, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली सिद्धांत कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको मास दिया होगा या फिर वेलोसिटी आपको दी हुई होगी, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकलवा सकता है, तरंग दैर्घ्य की वैल्यू निकलवा सकता है, जो आप निकाल सकते हो। दूसरा, यदि आपको तरंग दैर्घ्य दे दे, मास दे दे, तो आप इस यहाँ से किसको कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अपने पास में पहला कौन सा हो गया, डी ब्रोगली सिद्धांत हो गया। सेकंड में यहाँ से बात करूँगा किसकी, हाइजेनबर्ग की, किसकी, हाइजेनबर्ग का जो थ्योरी है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और हाइजेनबर्ग भी यहाँ से क्या है, ड्यूअल किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, यहाँ पे लागू होता है, वो भी क्या है, ड्यूअल नेचर पे आता है, जहाँ पे कण प्रकृति भी होती है और वहाँ पे तरंग प्रकृति भी होती है। तो सेकेंड है अपने पास में कौन सा है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, यह सेकंड हो गया अपने पास मैकेनिक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे भी हाइजेनबर्ग इक्वेशन, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू में, यहाँ पे इक्वल में या लार्ज किसके है, एच अपॉन 4 पाई के, ऐसे ले। इसका साइन का मतलब क्या है, ये बड़ा भी हो सकता है इससे, ठीक है, या फिर क्या है, इसके इक्वल भी हो सकता है, मतलब ये बड़ा लार्ज भी है या फिर यहाँ पे क्या है, इक्वल भी है, ये दोनों साइन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे डेल एक्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्थिति में अनिश्चितता, क्या बोलते हैं, स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। डेल पी को बोला जाता है संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, और h का मतलब प्लांक नियतांक और पाई का मतलब आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे है क्या चीज़, ठीक है, यदि आप टेल एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, टेल एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, तो यहाँ पे टेल वी की वैल्यू देखो, यहाँ पे टेल पी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूँ मैं h अपॉन 4 पाई इंटू टेल एक्स, ठीक है, यहाँ टेल एक्स इसके नीचे आ गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 ले रखे हैं, जो टेल पी की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, यहाँ पे अनंत आ जाएगी, ठीक है।
इसी टाइप से यदि टेल पी की वैल्यू आप 0 ले रखे हो, जो टेल एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है आपके पास में इन्फिनिट आ जाती है। इसका मतलब ये हाइजेनबर्ग बोलता क्या है कि आप स्थिति या फिर संवेग को दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यदि आप इसके अंदर यदि टेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता को आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे वैल्यू किसकी ज़्यादा आती है, टेल पी की वैल्यू ज़्यादा आती है। यदि आप टेल पी को देखोगे तो वहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, टेल एक्स की वैल्यू आती है। और ज़्यादा क्या मतलब वहाँ पे कितनी आती है, इनफाइनाइट आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से जो अपने पास में ये टेल पी है, ठीक है, टेल पी जो P है ये इक्वल में किसके है, m इंटू वी के। तो टेल पी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ m इंटू टेल वी लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या था, टेल एक्स डॉट टेल पी यहाँ पे बड़ा इक्वल में किसके है, h अपॉन 4 पाई है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो टेल एक्स डॉट m इंटू टेल वी बराबर क्या गया, h अपॉन 4 पाई आ गया आपके पास में। अब यदि आपको टेल वी निकलवाना है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, कैसे, टेल वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डॉट टेल एक्स डॉट m, ये आ गया आपके पास में डेल वी। डेल वी का मतलब यहाँ पे क्या है, वेग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। यदि आप टेल एक्स निकालो तो टेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। तो h अपॉन 4 पाई टेल वी इंटू एम, यहाँ पे क्या आ जाती है, टेल एक्स का मतलब ये क्या हो गया, स्थिति में अनिश्चितता होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, और वो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है कि यदि टेल एक्स का मान है वो टेल पी के बराबर हो जाए, टेल एक्स का मान किसके बराबर है, टेल पी के बराबर है, तो वहाँ पे वेग में अनिश्चितता क्या होगी, वेग में अनिश्चितता क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेल एक्स का मान क्या है, किसके बराबर है, टेल पी के बराबर। आपको क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, वेग में अनिश्चितता पूछा है। तो देखो इक्वेशन क्या है हाइजेनबर्ग का, यहाँ पे टेल एक्स डॉट टेल पी बराबर किसके है, h अपॉन 4 पाई के। यहाँ पे देखो टेल एक्स मैंने क्या बोला है, टेल एक्स बराबर किसके है, टेल पी के। आपको वेग निकालना है तो टेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू टेल वी होता है यहाँ पे। तो इस टेल एक्स की जगह मैं रख दूँ यहाँ पे टेल पी, फिर यहाँ पे टेल पी पहले से है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है, टेल एक्स का मान किसके बराबर है, टेल पी के बराबर, या टेल पी का मान किसके बराबर है, टेल एक्स के बराबर। फिर यहाँ पे इक्वल में क्या है, h अपॉन 4 पाई, टेल पी क्या आ गया आपके पास में, टेल पी का स्क्वायर, टेल पी इंटू टेल पी स्क्वायर, इक्वल में क्या हो गया, h अपॉन 4 पाई। अब टेल पी की वैल्यू ये पुट कर दो, m इंटू टेल वी का स्क्वायर, इक्वल में क्या हो गया, h अपॉन 4 पाई। यहाँ पे m स्क्वायर इंटू टेल वी का स्क्वायर, इक्वल में क्या गया, h अपॉन 4 पाई। आपको निकालना क्या है, वेग में अनिश्चितता। तो ये m स्क्वायर इसके नीचे डिवाइड कर दिया, टेल वी का स्क्वायर बराबर h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई इंटू m स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना है टेल वी, तो इसका क्या गया, अंडर टेल वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई इंटू एम स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो 4 का अंडर रूट कितना गया, 2, एम स्क्वायर का अंडर रूट m, और यहाँ पे अंडर रूट h अपॉन पाई, ये बराबर किसके आ गया, टेल वी के। और ये आपके पास में क्या गई, वेग में अनिश्चितता कब, जब टेल एक्स का मान किसके बराबर है, टेल पी के बराबर, ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता का मान किसके बराबर हो जाए, समवेग में अनिश्चितता के बराबर हो जाए, तो वहाँ पे जो वेग में अनिश्चितता आती है वो क्या आती है, 1/2m h अपॉन पाई का अंडर, ये वैल्यू आती है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद देखो ये बात होगी किसकी, हाइजेनबर्ग की, ठीक है। थर्ड जो अपन बात करेंगे, थर्ड जो वो है श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। और याद रखा इसके अंदर एक इक्वेशन दी जाती है जिसको बोलते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी स्क्वायर साई
अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल में क्या होगी 0। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये साई है, ये डिनोट करता है तरंग के आयाम को, किसके, तरंग के आयाम को डिनोट करता है। और जो साई स्क्वायर है, याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है। कौन, साई स्क्वायर। इसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और याद रखा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं कक्षा। क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे। तो दो डेफिनेशन आप याद रखना, एक तो कोस होता है या कक्षा होती है। कक्षा वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करता है, उस पथ को हम क्या बोलते हैं, कक्षा कहते हैं। और कक्षा कौन से होते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सर्वाधिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा कहेंगे या फिर ऑर्बिट कहेंगे। यहाँ पे साई है वो किसको डिनोट करता है, तरंग के आयाम को। साई स्क्वायर है वो किसको डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को कौन डिनोट करता है, साई स्क्वायर को। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या है, ये तीन आपको तरंग यांत्रिकी मॉडल हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पहला डी ब्रोगली पढ़ा, दूसरा आपने हाइजेनबर्ग पढ़ा, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा यहाँ पे, श्रोडिंगर वाला पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डी ब्रोगली पढ़ चुके, हाइजेनबर्ग पढ़ चुके, दूसरा हम यहाँ पे थर्ड जो श्रोडिंगर पढ़ चुके। अब हम नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वांटम संख्या से। किसकी बात करेंगे, क्वांटम संख्या से। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वांटम संख्या की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो क्वांटम संख्या यदि ऊर्जा की बात करूँ या फिर आकृति आकार की बात करें, ठीक है, इनका यदि जो डिसाइड करते हैं वो डिसाइड किसके आधार पे करते हैं, हम क्वांटम संख्या के आधार पे करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स होती है 4 होते हैं, एक तो है n, दूसरा है l, थर्ड है m, फोर्थ है s। ठीक है, n को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या। उसके बाद देखो l को कहा जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, m है, इस m को कहा जाता है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक को हम बोलते हैं चुंबकीय। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो s है, इस s को हम बोलते हैं स्पिन, और स्पिन का मतलब है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो याद रखा यहाँ हमारे पास में कितनी क्वांटम संख्या है, 4, n, l, m और s। ठीक है, n जो क्वांटम संख्या है ये दी है बोहर ने, किसने दी है, बोहर ने दी है। ठीक है, l जो क्वांटम संख्या है ये दी है सोमरफेल्ड ने, किसने दी है, सोमरफेल्ड ने। ठीक है, उसके बाद देखो m जो क्वांटम संख्या है ये इसने किसने दी है, लिंडे ने दी है यहाँ से। ठीक है, LIND। ठीक है, लिंडे ने दी। ठीक है, और जो यहाँ पे जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये दी है गॉर्ड स्मिथ एंड एहलेनबेक ने दी यहाँ से, गॉर्ड स्मिथ एंड एहलेनबेक ने दिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि स्पिन जो क्वांटम संख्या है वो किसने दी है, गॉर्ड स्मिथ एंड एहलेनबेक ने दी। ठीक है, एन है वो किसने, बोहर ने, एम जो है वो किसने दी है, लिंडे ने, और जो एल है वो किसने दी है, सोमरफेल्ड ने दी थी। अब देखो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, जेट के अंदर यहाँ से। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक क्वांटम नंबर को। पहला हम डिस्कस करेंगे किसको, मुख्य क्वांटम संख्या को। इसकी बात कर रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। फर्स्ट यहाँ पे n, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ये मैं बता चुका, ये दिया किसने है, ये बोहर ने दिया। उसके बाद देखो ये रिप्रेजेंट किसको करता, तो हमने देखो r इज इक्वल टू बोहर का जो रेडियस पढ़ा है वो क्या था, 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू n² बट्टे z था। तो
तो यहाँ पे जो है ये r है, ये प्रोपोर्शनल किसके है, n स्क्वायर के, ठीक है। रेडियस का मतलब यहाँ पे त्रिज्या, और त्रिज्या रिलेटेड किससे होती है, आकार से। किससे रिलेटेड है, आकार से। तो इसका मतलब जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये पहला तो किससे रिलेटेड है, आकार से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे एनर्जी पढ़ा था, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। और यहाँ पे देखो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो ये एन है वो रिलेटेड किससे है, ऊर्जा से। तो इसका मतलब ये दूसरा रिलेटेड किससे है, ऊर्जा से ये रिलेटेड है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या किससे रिलेटेड है, तो एक तो है आकार से रिलेटेड और दूसरा किससे रिलेटेड है, ये ऊर्जा से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि आपको पूछा जाए कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है 2n²। क्या है, 2n²। सपोज करो जैसे क्वेश्चन में बोल दूं कि आपको पूछा जाए कि फिफ्थ कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, फिफ्थ कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है, 2n²। n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 2 5 का स्क्वायर। अब देखो पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। याद रखना ये गलत मत कर देना, कभी आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, ये ऐसा नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, उस चीज़ का स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पे फिफ्थ कोष के लिए 5 का स्क्वायर कितना गया, 25 इंटू यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास में, 50 आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 50। तो यदि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, 2n² यूज़ करना है। यही बात, ठीक है, कि यदि आपसे पूछा जाए कोष में कक्षकों की संख्या, कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए आपको यूज करना है n²। क्या यूज करोगे, n²। यही आप देख लो कि यदि मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि फिफ्थ कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ पे वैल्यू 5 रखा, तो 5² का मतलब कितनी आ गई, 25 आ गई। अब एक बात आप देखो यहाँ से कि कक्षकों की संख्या कितनी है, 25, और यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 50 यहाँ पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक कक्षक के अंदर, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखा 2 होती है। कितनी है, 2 होती है यहाँ पे, ठीक है। जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए आपके अंदर कि यदि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो याद रखा 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रह सकते हैं। और यदि आपको जब कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो 2n² यूज़ करना है, और जब कोष में कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है n²। और यदि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे कितनी होती है, 2 आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बात किसकी होगी, मुख्य क्वांटम संख्या की। अब देखो नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो है आपके पास में द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, L से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से, द्विगंशी क्वांटम संख्या, सेकंड L, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब देखो ये रिप्रेजेंट किसको करती है, तो याद रखा ये रिप्रेजेंट करती है आकृति को, जिसको हम बोलते हैं शेप। क्या बोलेंगे, शेप कहेंगे यहाँ पे। यदि L का मान 0 है, L का मान 0 है, इसका मतलब वो इंडिकेट किसको करता है, S को करेगा। किसको करेगा, S को करेगा। इसका मतलब इसकी आकृति क्या होती है, गोलीय। क्या होती है, गोलीय। और यदि L का मान 1 है तो वहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, P को, और इसकी आकृति होती है डंबल टाइप की। किस टाइप की है, डंबल टाइप की, डंबल टाइप की, ठीक है। और यदि L का मान 2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है D को, ठीक है। और इसकी जो आकृति होती है वो होती है डबल डंबल टाइप की, डबल
डंबल टाइप की, द्विडंबलाकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विडंबलाकार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और यदि L का मान 3 है तो वहाँ पे आएगा F, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, क्या हो गया, जटिल हो गया। तो आपको ये डाटा आपको याद रखना है। L का मान 0 है तो S, L का मान 1 है तो वहाँ पे P, L का मान 2 है तो वहाँ पे D, L का मान 3 है तो वहाँ पे F, और यदि L का मान 4 है इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाती है, G आ जाएगा। ऐसे चलोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आकृति को डिनोट कर रहा है। फिर याद रखना L का जो मान है, L का मान ये 0 से लेकर n-1 तक होता है। L का मान कितना है, 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन BHU के अंदर पूछा गया था, ठीक है। BHU के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि L का मान 3 है, यदि L का मान 3 है तो वहाँ पे n का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो L इज इक्वल टू क्या है, n-1। L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। आपको कैलकुलेट कौन सी करनी है, n की, तो n-1 और ये इधर आए तो क्या हो गया 3 + 1, यहाँ पे n का वैल्यू कितनी है, 4 है। और ये एग्जाम के अंदर, BHU एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो L का मान कितना है, 0 से लेकर आपको कितना है, n-1 तक लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद देखो जो L है, यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, कक्षीय कोणीय संवेग की। किसकी बात करेंगे, कक्षीय कोणीय संवेग। तो कक्षीय कोणीय संवेग है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, L के ऊपर। कोणीय संवेग वो क्या होता है, h/2π √ L × L + 1, L × L + 1। अब देखो यदि आपसे पूछा जाए कि S के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान कितना होगा, तो आपको पता है कि S के लिए L का मान कितना होता है, 0। यहाँ पे देखो h/2π, ये वैल्यू 0, ये 0 + 1, तो यहाँ पे देखो +1, और प्लस इंटू 0 कितना, सॉरी 0 × 1, यहाँ पे कितना गया 0। तो यहाँ पे जो कक्षीय कोणीय संवेग का मान कितना होता है, 0। किसके लिए, S के लिए। यदि P के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे L का मान कितना रखना आपको, P के लिए 1 रखना है, ठीक है। D के लिए पूछा जाए तो L का मान कितना पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे। F के लिए पूछा जाए तो L का मान कितना पुट करोगे, यहाँ पे 3 पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये बात किसकी होगी, L की होगी, ठीक है। अब यदि मैं यही बात पूछूं, देखो SPDF होते हैं, ये यहाँ पे क्या है, उपकोष है, क्या है, उपकोष है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ यदि एक पॉइंट ये भी ना डॉट पर डाला, यदि उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछी जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछी जाए किसके अंदर, उपकोष के अंदर, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2 × 2l + 1। क्या यूज करोगे, 2 × 2l + 1 का अंडर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4l + 2 भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं किसकी, S की बात, क्योंकि S उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो S के लिए L का मान कितना होता है, 0। और जैसे यहाँ पे 0 पुट किया 4 × 0 + 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो S में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। यदि मैं बात करूं किसकी, P की, तो P के लिए L का मान कितना होता है, 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना पुट करोगे, 4l + 2, या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, बात एक यहाँ पे, ठीक है। तो 4 × 1 + में 2 कितने आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 6। तो P के अंदर, P उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। यदि D की बात की जाए तो D के अंदर L की वैल्यू आप कितना रखोगे, 3 रखोगे। तो यहाँ पे सॉरी D के लिए आप कितना, 2 रखोगे। 4 दूनी 8 + 2 कितने हो गए, 10। F के लिए पूछा जाए तो F के लिए आप L की वैल्यू कितना रखोगे, 3। तो 4 × 3 12 + 2 14 आगे। ये बात किसकी है कि उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो फॉर्मूला या तो ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो, बात है एक ही यहाँ पे, ठीक है। अब यही बात पूछी जाए कि यदि एक उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो कक्षकों की संख्या आपको यूज करना है तो फॉर्मूला 2l + 1 यूज करोगे। क्या यूज करोगे, 2l + 1 यूज करोगे, ठीक है। यही बात मैं S के लिए करूं तो S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0।
यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो एस में कितने हैं, 1 होगा, कितना है 1। तो एस के अंदर कितने कक्षक होते हैं, एस उपकोष में 1। यदि मैं बात करूँ पी की, तो पी के लिए एल की वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 में कितने आ गए आपके पास में 3, तो पी के अंदर कितने हो गए 3। यदि मैं बात करूँ डी की, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितना पुट करोगे 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 5, तो डी के अंदर कितने हैं 5। यदि एफ की बात करें तो एफ के लिए आप कितना 3, तो 3 2 इंटू 6 प्लस 1 कितने हो गए 7। तो एस में होते हैं 1, ठीक है, पी में होते हैं 3 कक्षक, डी में होते हैं 5 कक्षक और एफ पे कितने होते हैं 7 कक्षक होंगे, ठीक है। तो ये हमने एन की बात कर ली। दूसरा हमने किसकी बात की है, एल की बात की है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एम की बात, ठीक है। और एम को हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे थर्ड है एम, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब याद रखा एम है, ये किसको बताता है, तो याद रखा अभिविन्यास को, किसको बताता है, अभिविन्यास को, ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है। फिर याद रखा एम का मान है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, एल के मान के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका मान होता है -L लेकर +L तक। कितना है, -L से लेकर +L तक होता है। लेकिन खास बात याद रखना, इसके अंदर इंक्लूड 0 भी होगा। क्या होगा, 0 भी क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे मैं सपोज करो, यदि मैं बोल दूं L का मान 0 है, तो याद रखना m का मान 0 ही होगा। वहाँ पे कभी भी m का मान -1 नहीं हो सकता या +1, मतलब इनके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। यदि L का मान 0 है तो m का मान भी वहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि यदि L का मान 1 है तो m का मान कितना होगा, तो m का मान कितना है, -L से लेकर +L तक, इंक्लूड वहाँ पे क्या है 0 भी है। तो यहाँ पे कितना है, -1 फिर 0 फिर +L, इसका मतलब यहाँ पे कितने मान पॉसिबल है, 3। फिर यदि आपसे बोला जाए कि L का मान 2 है तो m का मान कितना होगा, तो m का मान -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा और +2 भी होगा। तो यहाँ पे m के मान कितने हैं, 5 है। यदि बात की जाए कि L का मान 3 हो तो m का मान +-3 भी होगा, +-2 भी होगा, +-1 भी होगा एंड 0 भी होगा। तो यहाँ पे मान कितने पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। तो हमने किसकी बात की थी, m की बात की थी। जो फोर्थ हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, जो वो है अपने पास में चक्रण क्वांटम संख्या। और याद रखा चक्रण क्वांटम संख्या है, इसके 2 ही मान पॉसिबल है, या तो प्लस में हाफ होगा या फिर माइनस में हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास में कौन सी है, फोर्थ है एस, जिसको हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। और ये डिपेंड किए किसको बताती है, चक्रण को, किसको बताएगी, चक्रण को। इसके 2 मान आते हैं, या तो प्लस में आधा या फिर माइनस में आधा, ठीक है। उसके बाद देखो एस के लिए यदि वहाँ पे कोणीय संवेग निकालो, यदि आपको एस की बात करें, कोणीय संवेग की हम यहाँ पे डिस्कस करें ले, तो यहाँ पे h/2π √s × s+1 का √ यहाँ पे ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, एस के लिए यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने एन की बात की थी, एल की बात की थी, एम की बात की थी, किसकी, एस की बात कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है।